ये कहानी शुरू होती है नॉर्दर्न इराक के पहाड़ी इलाकों से और साल होता है सन 2003। ये वो वक्त था जब अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया था और इस वक्त सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट गिर चुकी होती है। जंग का माहौल अभी भी ताज़ा है और हर तरफ तबाही के निशान है। इसके बाद हम एक 12 साल के मासूम लड़के अहमद को देखते हैं जो अपनी दादी के साथ एक लंबे और मुश्किल सफर पर निकला है। ये दोनों काफी देर से पैदल चल रहे हैं और काफी थके हुए लग रहे होते हैं। दरअसल इन्होंने हाल ही में न्यूज सुनी थी कि 1951 के गल्फ वॉर के दौरान जो कैदी पकड़े गए थे वो अब साउथ इराक की जेलों से छूट गए और वापस आ रहे हैं। उन्हीं कैदियों में अहमद का फादर भी है जो पिछले 12 सालों से गायब है। उसे साल 1951 में सद्दाम हुसैन के सोल्जर्स घर से उठाकर ले गए थे और तब से लेकर आज तक उसका कोई पता नहीं चला होता। दरअसल ये दोनों इसी उम्मीद में हजारों किलोमीटर का सफर तय करें कि शायद अहमद का बाप जिंदा हो और उन कैदियों में शामिल हो। अहमद चलते चलते अब पूरी तरह से थक गया होता है। वो अपनी दादी से कहता है कि हमें घर वापस चलना चाहिए, मुझसे अब और चला नहीं जाता। लेकिन दादी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। उसकी आंखों में बस अपने बेटे को ढूंढने की जिद होती है। अब इसके बाद वो रास्ते में आती हुई गाड़ियों से लिफ्ट मांगने की कोशिश करती है। तभी वहाँ से एक ट्रक गुजरता है। दादी उसे रोकने के लिए हाथ देती है मगर ड्राइवर बिना रुके वहाँ से निकल जाता है। इस बात से अहमद की दादी मायूस हो जाती है लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारती। थोड़ी देर बाद एक और गाड़ी आती है। इस बार दादी सीधा सड़क के बीच में जाकर खड़ी हो जाती है ताकि ड्राइवर को रुकना ही पड़े। ड्राइवर गुस्से में ब्रेक लगाता है। अहमद ड्राइवर के पास जाता है और कहता है कि हमें नसीरिया ले चलो। तब ड्राइवर हैरान होकर कहता है कि नसीरिया यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर है। वो कहता है कि मैं तुम्हें बगदाद तक छोड़ सकता हूँ लेकिन उसके लिए मैं 500 दिनार लूंगा। अहमद ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो ड्राइवर से बहस करता है कि बगदाद जाने के लिए 500 दिनार बहुत ज्यादा है, मैं तुम्हें 50 दिनार से एक पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा, तुम एक लुटेरे हो। लेकिन अहमद की दादी जानती है कि इस सुनसान रास्ते पर उन्हें कोई और गाड़ी नहीं मिलेगी। वो चुपचाप अपनी जेब से 500 दिनार निकालकर ड्राइवर को दे देती है। गाड़ी में बैठने के बाद अहमद अभी भी गुस्से में होता है। उसके हाथ में एक पुरानी बांसुरी होती है जिसे वो अपने सीने से लगाकर रखता है। दरअसल ये बांसुरी उसके फादर की निशानी है। अहमद का सपना है कि वो बड़ा होकर एक म्यूजिशियन बने, हालांकि उसने अपने फादर को कभी देखा तक नहीं है। ड्राइवर थोड़ा खड़ूस किस्म का आदमी होता है। वो अहमद से पूछता है कि तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? अहमद बताता है कि उसकी माँ गुजर चुकी है लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट के साथ कहता है कि मेरे फादर अभी भी जिंदा हैं और वो बहुत बहादुर हैं। दादी अहमद को खुश करने के लिए उसे वादा करती है कि एक दिन वो उसे बेबीलोन के गार्डन्स दिखाने ले जाएगी। अब इसके बाद रात हो जाती है और ड्राइवर गाड़ी रोक देता है क्योंकि आगे का रास्ता खतरनाक है। पूरा इराक एक वार जोन बन चुका है और रात में सफर करना सेफ नहीं है। अहमद ठंड से बचते हुए अपने फादर की वो पुरानी जैकेट पहन लेता है जो दादी ने बैग में रखी होती है। वो जैकेट पहनकर अहमद खुद को सोल्जर महसूस करता है। अब जब दादी की आंख खुलती है और वो अहमद को उस जैकेट में देखती है तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अहमद को मारने लगती है। वो चिल्लाती है और उसे जैकेट उतारने को कहती है। दरअसल उसकी दादी नहीं चाहती कि अहमद बड़ा होकर एक सोल्जर बने। उन्होंने जंग की वजह से पहले ही अपना एक बेटा खो दिया है। वो अहमद से कहती है कि तुम्हें पढ़ लिख कर डॉक्टर या साइंटिस्ट बनना है ताकि तुम लोगों की जान बचा सको, ना कि उन्हें मारो। अब शोर सुनकर वहाँ मौजूद कुछ सोल्जर्स आ जाते हैं और दादी पर बंदूक तान देते हैं। तब ड्राइवर बीच में आकर मामला संभाल लेता है और सोल्जर्स को वहाँ से भेज देता है। रात को आग के पास ड्राइवर दादी से कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए जो तुम इस छोटे बच्चे को इतनी खतरनाक जगह पर लेकर आई हो। दादी जवाब देती है कि वो पिछले 12 सालों से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। इस बच्चे को अपने बाप की जरूरत है और मेरा इस दुनिया में और कोई नहीं है। असल में ड्राइवर एक एथियस्ट आदमी होता है। वो कहता है कि अगर कोई खुदा होता तो उतने बेकसूर लोग जंग में नहीं मारे जाते। वो कहता है कि उम्मीद रखना बेकार है। अगली सुबह वो बगदाद पहुंच जाते हैं और जब ये शहर के अंदर जाते हैं तो शहर का मंजर दिल दहला देने वाला होता है। हर तरफ बिल्डिंग्स टूटी हुई होती हैं और धुआं उठ रहा होता है। ड्राइवर उन्हें अलावी बस स्टेशन पर उतार देता है। जाते वक्त वो दादी के दिए हुए पैसे वापस कर देता है और कहता है कि आगे का सफर तुम्हें खुद ही करना होगा। अहमद वो पैसे रख लेता है और बहुत खुश होता है। इसके बाद जब वो स्टेशन पर पता करते हैं तो उन्हें मालूम होता है कि आज नसीरिया के लिए कोई बस नहीं जाएगी। ये सुनकर दादी बहुत परेशान हो जाती है। वो अहमद को कहती है कि किसी से पूछो कि अगली बस कब है, क्योंकि दादी को अरबिक लैंग्वेज बोलनी नहीं आती। वो सिर्फ कुर्दिश लैंग्वेज जानती है। अहमद वहाँ घूमते हुए एक हम उम्र लड़के से मिलता है जिसका नाम कासिम होता है। कासिम वहाँ सिगरेट बेच रहा होता है ताकि अपना पेट पाल सके। इन दोनों बच्चों में जल्दी दोस्ती हो जाती है। अहमद कासिम को बताता है कि वो अपने फादर को ढूंढने जा रहा है। कासिम भी अहमद की मदद करता है। ये दोनों
मिलकर सिगरेट बेचने लगते हैं और बहुत मस्ती करते हैं। इनको देखकर ऐसा लग रहा होता है कि जैसे वो सालों पुराने दोस्त हों। तभी अचानक एक बस स्टेशन पर आती है। दादी जल्दी से बस में सवार हो जाती है और अहमद को ढूंढने लगती है, मगर अहमद वहाँ नहीं होता, जिसके बाद बस चलने लगती है। ये देखकर दादी घबरा जाती है और खिड़की से चिल्लाती है। अहमद और कासिम बस को जाते देख उसके पीछे भागते हैं। कासिम पूरी जान लगाकर दौड़ता है। ड्राइवर पहले तो बस नहीं रोकता, मगर जब कासिम और बाकी लोग शोर मचाते हैं तो ड्राइवर को बस रोकनी पड़ती है। अहमद भागकर बस में चढ़ता है। वो डर के मारे अपनी दादी से लिपट जाता है और रोने लगता है। ड्राइवर कहता है कि मुझे लगा कोई शोर मचा रहा है, मुझे कुर्दिश समझ नहीं आती। जाते वक्त कासिम बस के पीछे खड़ा होकर अहमद को हाथ हिलाता है और कहता है कि वापस बगदाद जरूर आना, हम फिर मिलेंगे। अब इसके बाद बस नसरिया के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में वो देखते हैं कि हर जगह अमेरिकन आर्मी है और वो हर किसी की चेकिंग कर रहे होते हैं। सड़क के किनारे गाड़ियां जल रही होती हैं और डर का माहौल होता है। ड्राइवर पैसेंजर्स को तसल्ली देता है कि आप सब सेफ हैं, आप लोग सो जाएं। अहमद दादी से डरते हुए पूछता है कि क्या हम मरने वाले हैं। तब दादी उसे हौसला देती है और झूठ बोलती है कि नहीं, हम नहीं मरेंगे, हम हमेशा यहीं रहेंगे। हालांकि दादी को भी अंदर से डर लग रहा होता है। अगली सुबह बस अचानक खराब हो जाती है। ड्राइवर जब बस को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि इंजन में मसला है और साथ ही फ्यूल भी खत्म हो गया है। ड्राइवर अपने हाथ खड़े कर देता है और कहता है कि वो आगे नहीं जाएगा। नसरिया में बहुत खतरा है और वो अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। ये सुनकर सब लोग ड्राइवर पर चिल्लाते हैं, मगर वो किसी की भी नहीं सुनता और सबको आधे रास्ते में उतार कर चला जाता है। अब अहमद और दादी फिर से अकेले रह जाते हैं। वो पैदल चलना शुरू करते हैं। ये रास्ता बहुत सुनसान है और आसपास टूटे हुए घर होते हैं। अहमद को वहाँ एक खंडर में एक डॉल मिलती है। तभी अचानक गोलियां चलने की आवाज आती है। अहमद और दादी डर कर एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। अहमद कांपने लगता है। उसकी दादी कहती है कि हमें दूसरे लोगों को फॉलो करना चाहिए। वो अहमद को एक ऊंची जगह पर भेजती है ताकि वो देख सके कि बाकी औरतें कहाँ जा रही हैं। अहमद ऊपर चढ़कर देखता है कि कुछ लोग नदी के उस पार जा रहे हैं। वो दादी को उस जगह की डायरेक्शन बताता है और ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी गुड़िया गिर जाती है। अब इसके बाद आखिरकार वो नसरिया प्रिजन पहुंच ही जाते हैं। वहाँ का मंजर बहुत ही इमोशनल होता है। कई सारी औरतें अपने हस्बैंड्स और बेटों की तस्वीरें लिए खड़ी होती हैं। वो सब रो रहे होते हैं और अपने प्यारों की खबर मांग रहे होते हैं। दादी प्रिजन के गेट पर रुकती है और अहमद का चेहरा साफ करती है। वो अहमद को नए कपड़े पहनाती है और उसके बाल बनाती है। दरअसल वो चाहती है कि जब अहमद अपने फादर से मिले तो वो साफ सुथरा और अच्छा लगे। अहमद भी बहुत खुश है। उसे लगता है कि आज उसका इंतजार खत्म हो जाएगा और वो अपने पापा से मिलेंगे। ये दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ ऑफिशियल्स के पास एक लंबी लिस्ट होती है। अहमद आगे बढ़कर उन्हें अपने फादर का नाम बताता है। वो ऑफिशियल लिस्ट चेक करता है, लेकिन अफसोस उस लिस्ट में अहमद के फादर का नाम नहीं होता। अहमद बार बार नाम दोहराता है, मगर वो शख्स नाम में सिरे लाता है। ऑफिशियल उन्हें बताता है कि यहाँ पास ही में एक मास ग्रेव मिली है जहाँ बहुत सारी लाशें दफन है। वो कहता है कि एक बार वहाँ जाकर चेक कर लो, शायद वहाँ कोई सुरंग मिल जाए। ये सुनते ही अहमद के सब्र का बांध टूट जाता है। वो वहाँ से रोता हुआ भागता हुआ प्रिजन के वेरांडे में खड़ा होकर जोर जोर से अपने फादर को आवाज देता है। उसकी चीखें वहाँ मौजूद हर शख्स का दिल दहला देती हैं। उसकी दादी उसे संभालती है। उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, मगर वो अहमद के लिए मजबूत बनी रहती है। अब ये दोनों मायूस होकर वापस बस स्टेशन आ जाते हैं। वहाँ इन्हें मूसा नाम का एक आदमी मिलता है जो बस में उनके साथ सफर कर रहा होता है। मूसा अहमद को उदास देकर उसे कुछ संतरे खाने को देता है। अहमद पहले तो मना करता है, लेकिन बाद में वो ले लेता है। वो लोग वापस बगदाद जाने वाली बस में बैठते हैं, लेकिन इनकी किस्मत खराब होती है। ये बस भी रास्ते में खराब हो जाती है। ड्राइवर सबको नीचे उतार देता है। अहमद गुस्से में ड्राइवर से पैसे वापस मांगता है क्योंकि उन्होंने पूरी टिकट ली थी। तब ड्राइवर उसे आधे पैसे वापस कर देता है। अब इसके बाद रात हो जाती है और वो लोग एक सेफ जगह पर रुकते हैं। मूसा भी उनके साथ होता है। अहमद और मूसा के बीच बातें होने लगती हैं। दादी मूसा को बताती है कि अहमद बड़ा होकर सोल्जर बनना चाहता है। तब मूसा कहता है कि जब ये बड़ा होगा तो ये सब भूल जाएगा। मूसा बहुत अच्छी कुर्दिश बोलता है। दादी उसे पूछती है कि तुम इतनी अच्छी कुर्दिश कैसे बोल लेते हो। तब मूसा अपना राज खोलता है। वो बताता है कि जब वो 18 साल का था तो सद्दाम की आर्मी उसे जबरदस्ती उठाकर ले गई थी। उन्होंने उसे सोल्जर बना दिया था। वो रोता हुआ बताता है कि उसे मजबूर किया गया था कि वो कुर्दिश गाँव पर हमला करे। उसने अनफाल कैंपेन के दौरान कई बेगुनाह लोगों को मारा था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो आर्मी वाले उसे खुद मार देते। ये सुनकर दादी को गहरा सदमा लगता है। वो गुस्से में आ जाती है। वो मूसा को मर्डरर कहने लगती है। उन्हें लगता है कि शायद इसी आदमी ने उनके बेटे को भी मारा होगा। मूसा शर्मिंदा होकर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह अहमद खेत में इंजन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा होता है ताकि अपना मुंह धो सके, लेकिन इंजन स्टार्ट नहीं होता। तभी वहाँ मूसा आता है और अहमद की मदद करता है। अहमद को मूसा बुरा आदमी नहीं लगता। तब अहमद की दादी वहाँ आती है और अहमद को मूसा से दूर करती है, लेकिन मूसा उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो दादी को बताता है कि पास के एक मस्जिद में एक नया कैदी लाया गया है। वो कहता है कि हो सकता है कि वो कैदी तुम्हारा बेटा इब्राहिम हो। दादी पहले उस
पर यकीन नहीं करती, मगर बेटे की मोहब्बत उन्हें वहाँ जाने पर मजबूर करती है। ये तीनों मॉस्क जाते हैं। मूसा शेख से बात करता है। तब दादी अंदर जाती है ताकि कैदी को देख सके। अहमद और मूसा बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद दादी बाहर आती है। उनका चेहरा उतरा हुआ होता है। दरअसल वो कैदी अहमद का फादर नहीं था। इनकी उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है, लेकिन मूसा हार नहीं मानता। वो शेख से पूछता है तो शेख उसे बताता है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक नई मास ग्रेव मिली है। वहाँ बहुत सारी लाशें मिली है जो 1951 से गायब थी। मूसा दादी को कहता है कि हमें वहाँ जाना चाहिए। तब दादी इसके लिए मान जाती है। वो लोग एक ट्रैक्टर पर बैठकर उस जगह की तरफ निकल पड़ते हैं, जिसके बाद रास्ते में उन्हें एक ट्रक मिलता है जो लाशों से भरा होता है। लोग उन लाशों को देखकर रो रहे होते हैं। दरअसल ये वो सोल्जर्स होते हैं जो सालों पहले जंग में गए थे और कभी वापस नहीं आए। अब इसके बाद आखिरकार वो उस मास ग्रेव पर पहुंचते हैं। वहाँ का मंजर किसी कयामत से कम नहीं होता। जमीन खुदी हुई होती है और हर तरफ हड्डियां और कपड़े बिखरे होते हैं। हजारों लोग वहाँ अपने प्यारों को ढूंढने आए होते हैं। मूसा ऑफिशियल्स के पास जाकर लिस्ट चेक करता है कि शायद इब्राहिम का नाम मिल जाए। अहमद और दादी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे होते हैं ताकि इन्हें कोई अच्छी खबर मिले, लेकिन मूसा वापस आता है और नाम में अपना सर हिलाता है, क्योंकि वहाँ भी अहमद के फादर का नाम नहीं मिला होता। दादी का सबर अब जवाब दे रहा होता है। वो गम से निडाल होकर एक स्केलेटन के पास बैठ जाती है। दूसरे मैन ने वही कपड़े पहने होते हैं जो उनके बेटे ने पहने थे। ये देखकर दादी रोने लगती है और उस रेमेन को अपना बेटा समझकर उसे बातें करने लगती है। वो अपना सारा दर्द उसे सुनाती है। वो कहती है कि मैंने तुम्हें जेल में ढूंढा, मैंने तुम्हें हर जगह ढूंढा और अब मैं तुम्हें यहाँ मट्टी में ढूंढ रही हूँ। अहमद रोता हुआ दादी के पास आता है। वो उस रेमेन के पास रखा हुआ आईडी कार्ड उठाता है जिस पर उमर नाम लिखा होता है। अहमद वो आईडी कार्ड अपनी दादी को दिखाता है और कहता है कि दादी ये पापा नहीं है, ये कोई और है। दादी मुश्किल से खड़ी होती है। मूसा उन्हें पानी लाकर देता है। अहमद समझ जाता है कि अब उसके फादर को और ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। वो मूसा के पास जाता है। अहमद मूसा का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उनकी मदद की। वो कहता है कि अब हम अकेले घर वापस जाएंगे। तब मूसा उसे वादा करता है कि वो एक दिन जरूर आएगा और अहमद को बेबीलोन के गार्डन्स दिखाने ले जाएगा, जैसा दादी ने वादा किया था। दादी भी जाते वक्त मूसा को माफ कर देती है। उन्हें एहसास होता है कि मूसा भी हालत का मारा हुआ था, उसने खुशी से किसी को नहीं मारा था। अब इसके बाद अहमद और दादी वापस बगदाद आते हैं ताकि वहाँ से ये अपने गाँव जा सके। बगदाद में एक जगह बहुत भीड़ लगी होती है। तब इन्हें पता चलता है कि वहाँ भी एक मास ग्रेव मिली है और वहाँ से निकली हुई रिमेन्स को उनके घर वालों के हवाले किया जा रहा है। अहमद भागता हुआ वहाँ जाता है। वो प्लास्टिक बैग्स में बंद लाशों को देखता है। वो एक बॉडी के पास जाकर खुद को उससे नापता है। उसे लगता है कि शायद ये हाइट उसके फादर की हो। वो वहाँ खड़े एक ऑफिशियल से पूछता है कि क्या यहाँ इब्राहिम नाम का कोई शख्स है। ऑफिशियल बताता है कि ज्यादातर बॉडीज की पहचानी नहीं हो पाई है क्योंकि उनके पास कोई आईडी कार्ड नहीं था। अहमद मायूस होकर वापस मुड़ता है। तब वो देखता है कि दादी फिर से एक बॉडी के पास बैठकर रो रही है। वो पूरी तरह से टूट चुकी है। उनके अंदर अब और तकलीफ सहने की हिम्मत नहीं बची। अहमद उन्हें सहारा देकर उठाता है और कहता है कि दादी चलो घर चलते हैं। ये दोनों एक गाड़ी में बैठते हैं जो उन्हें उनके गाँव ले जाएगी। रास्ता बहुत लंबा है और सूरज ढल रहा होता है। अहमद खिड़की से बाहर देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद अहमद दादी की तरफ देखता है। वो बिल्कुल खामोश बैठी होती है और उनकी गर्दन एक तरफ लुढ़क गई होती है। अहमद उन्हें हिलाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, मगर उसका कोई जवाब नहीं आता। अहमद का दिल जोर से धड़कने लगता है। वो जब अपनी दादी का हाथ पकड़ता है तो उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी होती है, मतलब कि अब उसकी दादी इस दुनिया से जा चुकी है। उसकी दादी की मौत हो चुकी होती है। वो अपने बेटे को ढूंढते ढूंढते खुद ही मौत के आगोश में चली गई। अब अहमद इस बड़ी सी दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया है। पहले उसका बाप गायब हो गया, बाद में उसकी माँ मर गई और अब उसका आखिरी सहारा उसकी दादी भी इस दुनिया से चली गई होती है। शायद अहमद की किस्मत में अकेलापन ही था। अभी उसकी इतनी उम्र भी नहीं होती कि वो चीजों को सही से समझे। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, मगर वो चीखता नहीं है। वो अपने जेब से अपनी फादर की वो पुरानी बांसुरी निकालता है और रोते हुए उस बांसुरी को बजाना शुरू करता है। गाड़ी चलती जा रही होती है और अहमद की दर्द भरी धुन पूरे मोहल्ले में गूंज रही होती है। इस सफर में अहमद को अपने फादर तो नहीं मिले, मगर उसका इकलौता सहारा उसकी दादी उसे छिन गई। दरअसल इराक में पिछले 40 सालों में 10 लाख से भी ज्यादा लोग ऐसे ही गायब हो गए थे। उनके घर वाले आज भी दरवाजों पर नजरें टिकाए बैठे हैं कि शायद उनका कोई अपना वापस आ जाए, लेकिन सच्चाई ये है कि वो सब जंग की भेंट चढ़ चुके हैं। ये कहानी रिकॉर्ड करते वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि उन हजारों परिवारों का दर्द है जो आज भी अपने अपनों को ढूंढ रहे हैं। इसी सीन के साथ इस मूवी का, इस कहानी का एंड हो जाता है। अगली कहानी आप किस मूवी पर सुनना चाहते हैं मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए।